हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ही कहीं ना कहीं देखोगे इधर उसके पैरेलल से या थोड़ा अगर नीचे अगर देखें तो हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, राइट। तो यूटी भी इसी के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हम लोग लोकल बॉडीज को देखते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 9A उसमें हम लोग पंचायती राज को देखेंगे, नगर पालिका को देखेंगे। ये हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में देखेंगे। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ हमारे मन में बैठी रहती हैं। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो रही है, कहीं प्रशासक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से, और कहीं कहीं देखेंगे कि जैसे दिल्ली को लेके इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि दिल्ली का चुन के आते हैं केजरीवाल, लेकिन बाद में सारे के सारे पावर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। आखिर ये सब चीज़ें क्यों चलती हैं, तो हम लोग इसको लेके एक एक चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो देखने को बनता ही है, वो भी आज के टाइम पे। इस टाइम पे जैसे कुछ चीज़ें लेके चल रही हैं, जैसे 2019 में आप लोग देखे होंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दो अलग से यूनियन टेरिटरी बनी। 2020 में अगर आप लोग देखेंगे, 2020 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया, दो यूटी को दोनों को मिला के एक कर दिया गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अभी हाल ही में इसका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे कि दिल्ली को लेके एक ऑर्डिनेंस लेके आती है। सारे राइट्स, इसके मैक्सिमम राइट चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। बिन जीते चुनाव जीत जाते हैं, समझो एक प्रकार से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज होती क्या है। जैसे जब आप लोग आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 में क्या पढ़ते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात होती है। लेकिन जब हम टेरिटरीज में, उसी आर्टिकल 1 में जब हम टेरिटरी की बात करते हैं, उसमें 3 प्रकार से टेरिटरी होती हैं। पहला स्टेट होती हैं, दूसरा यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जिसको अगर देखेंगे कि यूटीज को क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जहाँ पे केंद्र का शासन हो, यानी कि ऐसा प्रदेश, ठीक है। और तीसरा होता है कि ऐसे स्टेट को या उसको जिसको इन फ्यूचर, अभी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जिनको हम एक्वायर किए हों, यानी कि इंडिया ऐसे जो भू क्षेत्र होंगे, ऐसे प्रदेश होंगे जिनको एक्वायर करेगा, वो तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तीसरे नंबर वाले में अभी कोई नहीं है। तो अभी जानिए, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, ये जो है प्रदेश के रूप में आते हैं। अब बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी की संकल्पना अगर देखेंगे, जब अपना देश आज़ाद होता है, हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ स्टेट को पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, राइट। तो उस समय यूनियन टेरिटरी नाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वहाँ पे देखेंगे जो पार्ट सी आता है, पार्ट डी आता है, वहीं पे यूनियन टेरिटरी निकल के आती है, ठीक है। तो लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1956 में, जैसे 1948 के बाद, जैसे हम लोग, जब आप लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे हमने एक चैप्टर किया था केंद्र और उसके राज्य के थ्रू, वैसा करके, ठीक है। तो दूसरे वाले में जिसमें हम लोगों ने नागरिकता और वो एक साथ किए थे, तो वो वीडियो इसके बाद ही आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ एक साथ मैंने कराया कैसे कैसे राज्य बना था, कैसे कैसे यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी, कैसे राज्य बना, राज्य कौन कौन यूनियन टेरिटरी में चेंज हुआ। तो इसके साथ में आप लोग पहला वीडियो भी देखेंगे। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि यूनियन टेरिटरी आई कैसे थी। तो 7th अमेंडमेंट 1948 में हम लोगों ने 2-3 आयोग पढ़ा था, याद है आपको, फजल अली आयोग, उसके पहले धर कमेटी पढ़ी थी, फिर जेवीपी कमेटी पढ़ी थी, राइट, आयोग पढ़ा था। तो उस समय भाषा को लेके बनने लगा कि कैसे कैसे रीजन का बंटवारा हो, उसकी न्यू देखेंगे 1919 के एक्ट में, 1921 में, ये सब पढ़ते रहते हैं। तो बाद में लैंग्वेज को लेके आप वहाँ पे एक थे कांग्रेस के कोई थे, वहाँ पे मैंने उनका जिक्र भी किया, उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो पुतलू करके समथिंग ऐसे थे। तो वो जो है अनशन पे भी बैठते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। बाद में होता है कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो उस समय देखेंगे 1956 में 7th अमेंडमेंट के थ्रू राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो वहाँ पे 14 स्टेट, 6 यूटी आती हैं, ठीक है। और अभी अगर मौजूदा अगर देखें तो अगर यहाँ पे देखेंगे 28 स्टेट हैं, 6 यूटी हैं, ठीक है। 6 यूटी कौन कौन सी हैं, सॉरी 8 यूटी हैं। उस समय कितने थे, 14 स्टेट, 6 यूटी, अभी 28 स्टेट हो गई हैं। और यूटी कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, जिसमें हम लोग अगर ऊपर से देखें, अब सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। इन 8 यूटी में 3 जगह लेजिस्लेचर का है, वो कौन कौन से हैं, बीच में से निकल आओ। जैसे आप लोग देखेंगे कि एक बार हम लोग
इसको देख ही लेते हैं। देखो जैसे ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, ठीक है, ये ऊपर ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर है, यानी कि जो 8 यूटीज हैं उनमें 3 जगह विधायिका है, ठीक है। जैसे हम स्टेट में देखते हैं लेजिस्लेचर, जहाँ पे लोग चुन के आते हैं, ठीक है, यानी कि उनका चुनाव होता है। कौन कौन से हैं? एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर जम्मू एंड कश्मीर से बीच में आ जाओ, ये कौन हो गया? दिल्ली। और सबसे अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे पुदुचेरी तो कई जगह है, ठीक है, तो 4 स्टेट में इसका वो है, 3 स्टेट में। तो पुदुचेरी का अगर देखेंगे तो ये पुदुचेरी, तो 3 जगह लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि वहाँ पे विधायिका होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। तो ये 3 हो गए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये हो गया लक्षद्वीप का, ये हो गया अंडमान निकोबार का, ये हो गया दमन दीव और उसका, ठीक है, ये पुदुचेरी हो गया। तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो इन 8 को लेके नाम तो कोई वो है नहीं, तो ये 8 यूटीज हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को हमको पढ़ना है। इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है दिल्ली को लेके, जैसे इसका अमेंडमेंट पूछ लेता है, ऑर्डिनेंस की क्या है, यहाँ पे मंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, तो इन सबको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज आते कहाँ पे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनका जिक्र होता है पार्ट 8 में, ठीक है। 7 को हटा दिया गया, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 था, पार्ट 7 आर्टिकल नंबर 238, इसको जो है हटा दिया गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो अभी 239 से लेके कहाँ तक जाएगा? 242 तक, ठीक है, 241 तक जाता है बेसिकली, और 242 को हटा दिया गया है वो भी, तो इसलिए 241। आर्टिकल 239 से लेके 241 तक जाएगा यूनियन टेरिटरीज का। टोटल कितने? 28 स्टेट, 8 यूटी हैं। अब बात करते हैं कि एक एक करके गठन का देख लेते हैं। पार्ट सी और पार्ट डी, पहले मैंने बताया था कि ये किस में थे? पार्ट के रूप में थे। अभी कैसे हैं? वो यूटीज के रूप में हैं। अब देखते हैं, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा, जैसे गोवा का उसने दिया था कि इनमें से कौन सा स्टेट पहले यूटी था बाद में स्टेट बना, तो गोवा था। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, यूपीएससी पीसीएस में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश, ऊपर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और अगर इधर देखेंगे तो गोवा। इसको अगर याद करने का ट्रिक देखें तो हम, ठीक है, हम अरुण और मित्रगढ़, ठीक है, हम, ठीक है, यच से हिमाचल प्रदेश, म से मणिपुर, हम अरुण और मित्र कहाँ गए? गोवा गए, तब जाके वो स्टेट से, यूटी से स्टेट बना, यानी कि गोवा पे जाके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या समथिंग जो भी, और किए कहाँ होंगे? बीच पे, समझ लो, ठीक है। अब सोचो बीच पे बैठ के हम अरुण मेरा मित्र, ठीक है, अरुण और मित्रगढ़, ठीक है, हम लोग जाके गोवा बीच पे ऐसे धरना प्रदर्शन समथिंग करते हैं, तब जाके जो है यूटी से स्टेट बनता है। अब देखो हम गोवा बीच का ही नाम क्यों लिए? अब गोवा बीच से बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। कभी कभी होता है कि जैसे हमारी मेमोरी में कोई चीज़ डालना होता है, तो हमारा जो माइंड होता है थोड़ा वियर्ड सोचता है, एब्सर्ड, मतलब उस कैटेगरी में ज़्यादा तुरंत तो माइंड में चला जाता है। तो कभी भी कोई चीज़ है उसको एक वियर्ड उसका विजुअलाइजेशन करो, समथिंग वो करोगे तो माइंड में वो चीज़ें तुरंत चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, हम अरुण और मित्र कहाँ गए थे? गोवा बीच पे, जब धरना दिए तब जाके वो यूटी से स्टेट बना। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसा मैंने बोला कि 2019 या 20 में यूपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जो गोवा है, दमन दीव है और दादरा एंड नगर हवेली है, ये किसके कब्जे में थे? पुर्तगीज के, ठीक है। तो जैसे कि अभी दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली को मिला के एक कर दिया गया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ये किसके उसमें थे? पुर्तगाली। जैसे हम लोगों ने इसका वो भी किया है ना, कैसे जो फॉरेनर्स कैसे आए थे, जो ब्रिटिशर्स हैं या पुर्तगीज हैं, ये सब फ्रांसीसी, तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा भी था। तो और जो पुदुचेरी है, पहले इसको पांडिचेरी बोलते थे, ये फ्रांस के कब्जे में था, तो ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली को एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, ये समथिंग कब आया? 69th अमेंडमेंट 1991 के थ्रू। अभी हम लोग आगे इसको विस्तार से देखने वाले हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल भी आया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे यूनियन टेरिटरी बनाने का रीजन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आप पीसीएस का या समथिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे
लेकिन वहाँ पे भी नहीं आएगा। बस आप इतना जानते रहो, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा कि आखिर ये यूटीज बनती कैसे हैं। जैसे भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, ठीक है, तो ये सब क्यों और कैसे बनती है, इनके पीछे का कारण क्या होता है। जैसे कुछ तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का कारण होता है। जैसे पॉलिटिकल, जैसे दिल्ली को ले लो, ठीक है, दिल्ली में पॉलिटिकल भी है, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे रहती है और दिल्ली गवर्नमेंट भी है, और इतना बड़ा है कि प्रशासन भी इसका चलाना है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी घोषित की हुई है कि, और वैसे भी ये इतना समझो एक प्रकार से स्ट्रेटजिक प्लेस है, तो इसलिए भी पहला रीजन। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी देखेंगे कि वहाँ पे वो उधर पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज आते रहते हैं, इसलिए भी उसको वहाँ पे किया गया। जैसे आप अंडमान एंड निकोबार को देखेंगे, लद्दाख को देखेंगे, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, मलक्का वाले रीजन में, उधर से व्यापार मैक्सिमम हो रहे हैं। लक्षद्वीप जो है, समझो कि ये इधर से अगर हम लोग अरेबियन सी से अगर व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो फॉरेन के ट्रेड हो रहे हैं वो भी उसी के थ्रू हो रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, इसलिए भी उसको यूनियन टेरिटरी बनाना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये भी उसके कारण होते हैं। कुछ जगह जैसे कल्चरल वो हो जाते हैं, जैसे पुदुचेरी को ले लो, या फिर कुछ जगह जैसे कुछ स्टेट पिछड़े होते हैं, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम करके उसको आगे लेके आना होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन ले लो, वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो पहले उसको यूनियन टेरिटरी ही बनाया गया था, बाद में वो धीरे धीरे आते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो जिसको लेके जिसके गठन की बात की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे, जो लद्दाख का रीजन है, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी कि हमको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए, ठीक। तो वहाँ पे हुआ ये कि जैसे उसका रीजन देखेंगे बहुत बड़ा है, लद्दाख का क्षेत्रफल, ठीक है, और वो चाइना से सटा हुआ भी है, जैसे आप वहाँ पे LAC वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जब पुनर्गठन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया 2019 में, तो वहाँ पे देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को विथ लेजिस्लेचर बनाया जाता है, और जो लद्दाख है उसको विदाउट लेजिस्लेचर बनाया जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके प्रशासन की बात करते हैं कि यहाँ पे प्रशासन कैसे चलता है, तो उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे इन सब के मामलों में जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास में एक प्रकार से पावर्स अधिक हैं, ठीक है। तो वो जो है कभी कभी देखेंगे कि जो पार्लियामेंट अगर कानून बना भी रही है तो उसको भी वो हटा सकते हैं, अपना कानून वहाँ पे लागू कर सकते हैं। लॉ बनाने का मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट के पास में है। यही जो है जो प्रशासक होते हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक प्रकार से समझो कि वो प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह होते हैं। अभी हम लोग जब देखेंगे कि स्टेट और यूटी में क्या डिफरेंस होते हैं, तो वहाँ पर एक एक करके हम लोग उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रशासक होते हैं वो एजेंट होते हैं। जैसे जितनी भी यूटीज हैं उनको 3 कैटेगरी में उनको वहाँ पे जो नियुक्त होता है कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक उपराज्यपाल होते हैं, दूसरा मुख्य आयुक्त होते हैं, तीसरा प्रशासक होते हैं, यानी कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस रूप में, ठीक है। तो अब ये याद करने की नीड नहीं है कि ये कौन कौन यूटीज में कौन कौन होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, तो ये हमेशा चलता रहता है। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ऐसे करके इनका नीड नहीं है कि अब एक एक करके रटते रहो। मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा टॉपिक उसकी औकात के अकॉर्डिंग पढ़नी है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे, या तो जैसे ये पूछ लेगा, ठीक है, कि कौन सा इसके पहले यूटी था, 7th अमेंडमेंट पूछ सकता है, उसके साथ में प्रशासन से पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पूछ लेगा जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में किसके पास में लेजिस्लेचर है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो उसको बस करते जाइए, ये नहीं कि पूरा का पूरा एक तरफ से रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट, प्रशासक, और ये हो गया। प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को, ये हो गया, जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर को किसी भी यूटी का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। वैसे भी देखेंगे जो गवर्नर होते हैं, जैसे मैंने आर्टिकल 163 जब आप लोगों को पढ़ाया था कल वाले ही टॉपिक में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट की सलाह और सहायता के लिए जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जब राज्यपाल जो है किसी अलग यूटी का जब प्रशासक बनाया जाता है, तो उसके पास समझो एक प्रकार डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नर को यूटी का प्रशासक बनाया जा सकता है। जैसे जो पंजाब का गवर्नर है वही चंडीगढ़ को भी हैंडल करता है, तो ऐसे समझो, ठीक। अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट है, जितनी भी यूटीज हैं उनका जो है अपना अलग से सेपरेट कोई हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन दिल्ली जो है, ये दिल्ली अकेला ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसके पास में अपना खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट आप लोग पढ़ते रहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे पूछ सकता है कि किसका
किन दो यूटी का एक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ये जम्मू एंड कश्मीर का भी है, लद्दाख का भी है। और जैसे जो और यूटीज हैं, जैसे लक्षद्वीप का केरल हाई कोर्ट है, अंडमान एंड निकोबार का वेस्ट बंगाल में आता है। फिर अगर इधर देखेंगे दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली का देखेंगे तो मुंबई हाई कोर्ट में आता है। तो ये जो है उनके अलग अलग वो हैं, ठीक है। जैसे पुदुचेरी को देखेंगे, पुदुचेरी किस में आता है, जो यहाँ का है चेन्नई हाई कोर्ट का, तो वो ठीक। तो ये तो हो गया हाई कोर्ट के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं जो दिल्ली है, पौंडीचेरी है और इसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर है, इनको कुछ अलग जितने भी यूटीज हैं, पांचों यूटीज, उनसे अलग कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उनको देखते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बारे में स्पेशली अभी यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहीं देख लेंगे। बात करते हैं पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी जो है अगर वहाँ पे जो विधानसभा है अगर वो अस्तित्व में नहीं है तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे विधि बना सकता है, ठीक। और जो पौंडीचेरी है इसके पास में स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे अपना उस पे बनाने पे उस पे जो कानून लाने का अधिकार इसके पास में है। तो देखते हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली के पास में भी है लेकिन उसके पास में जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, इन तीनों पे उसके पास में कोई पावर नहीं है कि वो उस पर कानून बनाए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर का भी देखते हैं, यहाँ पे भी लेजिस्लेचर का है, ठीक, लेकिन इसके पास भी पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है इससे रिलेटेड पावर नहीं है कि इस पर ये कानून बनाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली स्पेशल की। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन हर 1 साल 2 साल पे आपके यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इवन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो सेंट्रल है उसको लेके। तो यहाँ पे एक सरकारी आयोग बनाया गया जिसको बाल कृष्ण समिति के रूप में भी आप लोग जानते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कुछ सुझाव अपने दिए, उस सुझाव को आधार बना के 69th अमेंडमेंट 1991 में लाया गया, ठीक है। 69th अमेंडमेंट 1991 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69th 6-9 ऐसे याद रखिए, जो 6 है 9 है एक दूसरे के उल्टे हैं। केजरीवाल जो काम करेंगे वो बीजेपी गवर्नमेंट उसको उल्टा कर देगी, तो ऐसे समझना, ठीक है। इवन सरकार ही उन्होंने बनाई, इन्होंने सरकार को भी उल्टा कर दिया, तो ऐसे करके अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि 69th अमेंडमेंट के द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए, 239A और 239AB। ये क्या होते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब पूरे के पूरे यूटी का आर्टिकल ही हम लोग एक जगह करेंगे तो उसको देख लेंगे। अब बात करते हैं जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, एक एक करके देखते हैं। जैसे जो इसमें असेंबली है, असेंबली में टोटल 70 मेंबर्स होते हैं। वैसे आपको देखेंगे जो राज्य के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे टोटल का कितने होते हैं 15%। हम लोगों ने कहाँ देखा था, जो 91th अमेंडमेंट है 2003 में जो लाया गया था उसके थ्रू ये बोला गया था कि टोटल के टोटल जो PM या CM सहित जितने भी मेंबर होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए कितना है 10% का, यानी कि टोटल कितने मेंबर हैं 70 मेंबर्स। 70 मेंबर का 10% निकालोगे कितना आएगा 7 मेंबर्स, ठीक है। यानी कि 7 लोग ही यहाँ पे मंत्री CM को लेके हो सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने 7। अब बात करते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे जो राज्य होते हैं उनके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है, राइट, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक। तो हो सकता है माइंड में आपके बैठे रहे, जब वहाँ पे भी स्टेट होते हैं तो यहाँ पे भी यूनियन टेरिटरी का कोई ऑप्शन दिया तो माइंड में क्लिक कर गया, लेकिन यहाँ पे कौन कराता है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लॉ है इनके पास में जैसे जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था वहाँ पे लिस्ट 3 प्रकार के देखे थे। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट देखा था, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा कंकरेंट लिस्ट, तीसरा स्टेट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें राज्य सेंट्रल दोनों अपना, स्टेट और सेंट्रल ये दोनों अपनी अपनी कानून बना सकते हैं। स्टेट के पास में पावर है बशर्ते कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आप जब हम लोग आगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे आर्टिकल 249 देखेंगे कि आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा किसी विषय पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को बोलती है तो वहाँ पे वो बना सकती है। हम लोग आर्टिकल 253 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं उनको लागू करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके कोई किसी विषय पर, कॉमन विषय पर बोलें कि पार्लियामेंट को कानून बना ले, ये हम लोग आर्टिकल 252 में देखते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं
ऐसे जैसे आर्टिकल 250 है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब वहाँ पे कानून बनाने का पावर स्टेट पे किस पे आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज स्टेट लेफ्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, स्टेट के पास में। सेम यहाँ पे भी है, बशर्ते 3 को छोड़ के। किसको? पब्लिक ऑर्डर, लाल यानी कि लैंड, और पुलिस। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इसको PPL करके याद कर सकते हैं, PPL। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। अब बात करते हैं कि लेकिन अगर ये कोई भी कानून बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उसी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है तो उस पर किसकी वरीयता दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, उनकी नियुक्ति। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो CM है दिल्ली गवर्नमेंट के लेके, यहाँ पे CM और जो अदर मिनिस्टर हैं इनको कौन अपॉइंट कर रहा है, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट करते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करके रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और लोग जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही मार के आते हैं, सोचते हैं जैसे गवर्नर जो है CM को नियुक्त करता है, सेम उसी प्रकार से हो सकता है कि यहाँ के भी CM को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करे। नहीं, जो दिल्ली के मामले में जो CM होते हैं एंड अदर जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट, उनको जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और यहाँ पे दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी रहती है वो किसके प्रति रहती है? प्रेसिडेंट के प्रति। जैसा कि आपको पता होगा जो मंत्री होते हैं, मंत्री प्रेसिडेंट के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं, क्योंकि नियुक्त करने वाले कौन हो रहे हैं? नियुक्त इनकी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? वो विधानसभा के भी प्रति है। जैसे हम लोग स्टेट में देखे थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे हम लोगों ने देखा जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं किसके प्रति हो रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल में हम लोगों ने देखा था कि जो लोकसभा है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा ऑप्शन में नहीं है जैसा UPSC ने पूछा था तो पार्लियामेंट आप लोग करोगे। तो ये सब चीज़ें आपकी बार बार रिवाइज हो रही होंगी। ठीक है, तो उसको देखते रहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ये देखता है कि जो संविधान के अकॉर्डिंग, अगर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं कर रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेगा एक काम करो, यहाँ पे केजरीवाल को हटाओ और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये जो है कौन ये करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बात करते हैं कि जैसे अगर जो UT में जहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा कहाँ कहाँ है? दिल्ली में, पुदुचेरी में और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में। अगर यहाँ पे अगर जो सत्र है, सत्र अगर नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, या फिर दोनों नहीं चल रहा है या कोई एक नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑर्डिनेंस की संकल्पना यहाँ पे भी है। जैसे स्टेट में ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। स्टेट में ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के थ्रू लेके आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेंट्रल में प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के थ्रू लेके आता है ये भी आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ऑर्डिनेंस है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से, जबकि स्टेट के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर जब विधानसभा फिर से आएगी वही 6 वीक में इसको पारित कराना रहेगा जो भी ऑर्डिनेंस रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या डिफरेंस है स्टेट और UT में, तो इसको देख लेते हैं। जैसे स्टेट जो है वो फेडरल है। ठीक है, जैसे हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, लेकिन अपने अगर आर्टिकल 1 में देखेंगे वहाँ पे यूनियन टर्म आता है, न कि फेडरल आता है। जैसे जो अपने स्टेट हैं वो सेंट्रल या कहें कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम USA में देखें, USA में फेडरल सिस्टम है, राइट। तो फेडरल का मतलब वहाँ पे ये है कि वहाँ की स्टेट अपना अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे देखेंगे 2 संविधान भी हैं, 2 नागरिकता भी है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो पहले जम्मू एंड कश्मीर का अलग था, अब तो उसका भी अलग से संविधान नहीं है। अब जो भी है एकल नागरिकता है, एकल संविधान है। ठीक, तो स्टेट की बात करें अपने यहाँ फेडरल है, स्टेट के मामले में फेडरल होता है, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। और UTs के मामले में ये यूनिटरी होते हैं एक प्रकार से, तो इसको ऐसे देखिएगा। जो गवर्नर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और जो भी प्रशासक हैं जैसा कि इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहा है तो ये प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और ये कई बार ये ऑप्शन में देता है गवर्नर भी एजेंट की तरह होते हैं। ये आप लोग गलत करके आते हैं, भले ही आप न्यूज़ में कितना भी देखो कि गवर्नर वही काम कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कर रही है। यानी कि ये सब चीज़ें देख के आप लोग ये मत गेस करिए कि क्वेश्चन में भी यही करके आना है। जो राज्यपाल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, भले ही उस तरीके से कार्य नहीं करता है। ठीक, तो फेडरल यूनिटरी
गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एजेंट की तरह रहते हैं प्रेसिडेंट के। देखेंगे जो स्टेट होता है उसको काफ़ी मामलों में ऑटोनॉमी है, तो ये देखें। और यूटी जैसे कि प्रशासक वहाँ पे नियुक्त करा है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी जैसा कुछ है ही नहीं है। अब बात करते हैं जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाने का अधिकार किसके पास में है, स्टेट के पास में। लेकिन एक्सेप्शन भी कुछ हमने बताया, जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253, तो इन सब के थ्रू जो राइट्स होते हैं वो किसके पास में चले जाते हैं, पार्लियामेंट के पास में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जैसे यहाँ पे यूटीज के मामले में ऑल लिस्ट किसके अंडर कंट्रोल रहती है, प्रेसिडेंट या कहें पार्लियामेंट। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल इसके बाद देख लेंगे। जैसे जो यूटीज के मामले में जो नोडल एजेंसी के रूप में रहती है, जैसे वित्त को लेके, फिनांस को लेके, बजट को लेके कैसे आएगा, तो वो रहती है होम मिनिस्ट्री। बस अपने माइंड में याद रखिएगा, जो भी करेंगे होम मिनिस्टर करेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जब आया तो आप लोग उनका अगर स्पीच सुने होंगे, जो होम मिनिस्टर हैं वही लेके आए थे, तो ऐसे अपने दिमाग में रखो कि होम मिनिस्टर ही सर्वे सर्वा रहेंगे यूटीज के मामले में। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री है, इसको एच मैक के नाम से भी जाना जाता है। होम मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी कमेटी है, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी, ये जो है बनती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री अभी अमित शाह, तो उसको याद रखिएगा। इसमें जो सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हो सकते हैं और लोकल बॉडीज से भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि और ये आया कब था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियमावली निकाली थी वो 1961 में, तो उसी के थ्रू ये लेके आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो यूटी से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल डायरेक्ट पूछ सकता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली में अगर इमरजेंसी लाना है तो कौन से आर्टिकल थ्रू लेके आएंगे, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कहाँ पे की गई है, तो ये सब चीज़ें, या फिर हाई कोर्ट के लिए, यूटीज के लिए हाई कोर्ट होगा, ये कहाँ पे बात है, तो ये 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 आर्टिकल ही हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 239 क्या बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि जो यूटीज हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। आर्टिकल 239 बात करते हैं कहाँ पे विधानसभा होगी, अगर विधानसभा होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा बात करते हैं, 239A। अब बात करते हैं जो ए है, ए बी है, ये किसके लिए है, केजरीवाल जी के लिए। ठीक है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। तो ए क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन। ठीक, जैसे आप यूट्यूब पे देखे होंगे कैटेगरी बनती है ना, कि ए कैटेगरी, ए ऐसे समथिंग कैटेगरी बनती है ना, तो वहाँ पे ए समझो स्पेशल कुछ चीज़ है, किसके लिए है, दिल्ली के लिए। ए बी से क्या कि यहाँ पे बोलते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया, यानी कि अब तुम जाओ। यहाँ पे कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाने का है, इमरजेंसी लगाने का है, वो किस में है, आर्टिकल 239AB में। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ, तो अब याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 239 जो बी होता है, ये हो गया हम लोगों ने देखा। अब आर्टिकल 239B किसकी बात करता है, ऑर्डिनेंस की, कि यूटीज में ऑर्डिनेंस कैसे आएगा, इसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 239B में है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आर्टिकल 240 का, ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट किस प्रकार से कानून बनाएगा, विधि बनाएगा, तो ये सब चीज़ें कि अगर कहीं पे पार्लियामेंट कोई विधि बनाया है तो कई जगह देखेंगे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट को इसमें अलग से पावर है कि वो यूटीज के मामले में विधि बना सकता है, उसको जो पार्लियामेंट का उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो ये भी कहाँ है, आर्टिकल 240 में। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 बात करते हैं हाई कोर्ट का। जैसे दिल्ली के लिए एक हाई कोर्ट है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर और उसका हाई कोर्ट एक है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी मामले हैं कहाँ पे हैं, आर्टिकल 241 में। ठीक, तो ये तो हो गया आपका यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। इसमें आप लोग कमीशन को याद रखिएगा। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सीएम और अदर मिनिस्टर की, इसको याद रखिए। यहाँ पे कानून किस किस मुद्दे बनाया जा सकता है, इसको ऑर्डिनेंस का। और स्टेट और यूटी में क्या डिफरेंस है, ये वाला एजेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाला, और उसमें 239A 239AB आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक, तो यही कुछ इतना इसमें यूटीज में इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब इसको छोड़ा क्यों जाए, इसको कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि आपको सिलेबस का टू दी पॉइंट तो करके जाना ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक करेंगे वो हम लोग लोकल बॉडीज उठाएंगे, तो उसमें पंचायती राज और नगर पालिका को एक ही वीडियो में हम लोग समअप कर लेंगे। तो धीरे धीरे अब हम लोग
समझो कि लगभग 85% हम लोग सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सेंट्रल स्टेट रिलेशन जहाँ ख़त्म हुआ लगभग 90 to 95% कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक पेज शेयर कर दूंगा या फिर अलग अलग जैसे निर्वाचन आयोग पे उन सब पे छोटे छोटे वीडियो 5-10 मिनट के आते रहेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही चाहे हिस्ट्री उठा लें या फिर ज्योग्राफी, कोई भी एक टॉपिक हम लोग उठा के फिर अच्छे से करेंगे। ज्योग्राफी किया जाए या हिस्ट्री, आप लोगों को जो भी लगे जैसा भी लगे आप कमेंट में बता भी सकते हैं, तो देखेंगे कि ज़्यादा लोग किस तरफ जा रहे हैं कि ज्योग्राफी स्टार्ट करें या हिस्ट्री, जैसा भी रहेगा फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो अच्छा लगे ना कहने वाली बात, इसको दूसरों तक पहुंचाते रहो, क्योंकि एक प्रकार जब व्यूज कमाते हैं तो अपने को भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है कि यार अभी बनाएं कि ना बनाएं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है माइंड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती रहे, आप लोग दूसरों के पास में भेजते रहिए, शेयर करिए और कमेंट भी करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि वीडियो सर्कुलेट भी होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, क्योंकि बहुत जल्द जैसे चैनल 1000 पहुँच जाएगा सब्सक्राइबर तक, यूट्यूब प्रमोट करने लगेगा, फिर इससे क्या होगा कि लोगों के पास में पहुंच जाएंगी चीज़ें,